सेल्फ, अगर आप लोग म्यूट नहीं होंगे तो मैं म्यूट स्वयं हो जाऊंगा भाई। तो ये छिहत्तर से 106 का लाभ लेना चाहेंगे, देखिएगा, इसको समझ के रखिएगा और याद रखिएगा, ये आपके ऊपर सबूत का भार हो जाएगा। यानी प्रोसिक्यूशन का भार अपनी जगह है कि आपके ऊपर भार होगा सिद्ध करें कि मेरा मामला में आता है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। यहीं पर मैं 105 की बात कर रहा, धारा 105 ये बात कहती है कि जब भी नॉर्मल से प्रिंसिपल यही है कि सबूत का भार लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, बट व्हेन यू वांट टू टेक द डिफेंस ऑफ एनी सेक्शन अंडर 70 बचाव का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं इसके दायरे में आता। ये 105 अलग से अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं जो ये तब की बात है जब आईपीसी बना, तब हमारा ये एविडेंस एक्ट 1872 का है और आईपीसी 1860 का है। उस समय का यह नियम है। कालांतर में आपने देखा कि कुछ संशोधन आईपीसी में हुए, बहुत कम हुए हैं, बहुत दिन बाद हुए हैं, लेकिन हुए हैं। और हमने कुछ अपराध ऐसे बना दिए जहां पर हमने यह उपधारणा कर ली या उन परिस्थितियों में यह उपधारणा की जाएगी कि यह व्यक्ति अपराधी है। यानी हमने क्या किया, क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उसको हमने कुछ अपराधों के मामले में रिप्लेस कर दिया प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। साक्ष्य विधि में आप जो पढ़ते हैं वहां पर कुछ धाराएं आपको मिलेंगी जो प्रिजम्पशन को डील करती है, उपधारणाओं को, कब हम उपधारणा क्या कर सकेगी न्यायालय, वहां उपधारणाएं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी है, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, जिन प्रिजम्पशन को हम रिवर्ट कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रिजम्पशन है जिनको हम खंडित नहीं कर सकते। वो सब साक्ष्य विधि का विषय। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की डॉक्ट्रिन है, ये बेसिक डॉक्ट्रिन है, परंतु इसका अपवाद बहुत से अपराधों में आ गया है। और जहां कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि इस व्यक्ति को माना जाएगा कि ये अपराधी है, तो वहां सबूत का भार उस अपराधी के ऊपर हो जाएगा कि सिद्ध करे कि मैं अपराधी नहीं हूं। ये चेंज है, ये संशोधन है। ये संशोधन क्यों आया? क्योंकि कुछ ऐसे अपराध होने लगे जिनका निराकरण संभव नहीं है और समाज में कठोर क्रिमिनल लॉ की जरूरत थी। हम आपको एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। संजय दत्त का मामला आपने सुना होगा। संजय दत्त के घर पर AK-47 राइफल मिली और उसको दोषी मान लिया गया। अब सबूत का भार ये हो गया कि वो सिद्ध करे कि भाई ये राइफल आतंकवाद से संबंधित नहीं है, या मेरी नहीं है, या मुझको मालूम नहीं मेरे यहाँ है। ये सब सबूत का भार उस पर हो गया और जब तक वो सिद्ध नहीं करेगा माना जाएगा कि वो आतंकवादी है। तो ये कुछ अपराध ऐसे बन गए हैं और जिसमें हमने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के कंसेप्ट को अपना लिया और वहां पर लिखा जाता है, वो कानून का भाषा जो है वो दूसरे तरह से लिखी जा रही है कि आप ये रेप के संदर्भ में आप देखें, महिलाओं के संदर्भ में जो ऑफेंसेस बने हैं, SC/ST एक्ट के संदर्भ में ऑफेंसेस बने हैं, तमाम ऐसे ऑफेंसेस का सृजन अब हो रहा है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को हमने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट किया, तो वहां सबूत का भार दूसरी तरफ चला गया। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई क्योंकि हम लोग सबूत के भार को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने कहा ये भी आपको स्पष्ट कर दें क्योंकि आपके मन में कहीं शंका ना उठे। परंतु जहां तक जनरल अपवादों की बात है, इसमें सबूत का भार प्रारंभ से ही अभियुक्त की ओर होगा। अब ये आपको बताएं कि ये साधारण अपवाद का लाभ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बहुत
कठिन निर्णय है। और सर ये समझ नहीं आया सर। अगर आप हैं, अगर आप क्रिमिनल लॉ के वकील हैं तो आप कभी भी अपने एक्यूज के लिए इसका डिफेंस स्वतः नहीं लेंगे, मजबूरी में लेंगे। क्योंकि जैसे ही आप मानते हैं कि आप इस लाभ का फायदा ले सकते हैं तो आप ये मानते हैं कि कार्य आपने किया है। इट इज एडमिशन ऑफ दैट एक्ट। इतना तो आप मान ही लेते हैं कि मैंने काम किया। लेकिन कोर्ट्स ने कहा है कि अगर किसी ने साधारण अपवाद का लाभ नहीं लिया और मिल सकता है तो उसको कोर्ट कहेगी कि भाई इसका लाभ का आप तर्क दीजिए, ये अवसर देगी। और अगर किसी ने साधारण अपवाद का लाभ लिया है और प्रूव नहीं कर पाया तो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट सिद्ध करने का भार प्रशासन पर या सरकार पर बना रहेगा। अब एक सवाल और उठता है इस संदर्भ में कि इतनी सारी धाराओं में साधारण अपवाद को एक चैप्टर में रखने का क्या प्रयोजन। आप देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में अपवादों को हमने दो तरह से डील किया है। कुछ अपवाद अपराध के परिभाषाओं के साथ ही दिए गए हैं, यानी वो अपवाद उन परिभाषाओं पर ही लागू होंगे, दूसरे अपराध पर लागू नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मर्डर देखिए, धारा 300 में 5 अपवाद हैं और पांचों अपवाद 300 पे ही लागू होंगे, वो अन्य किसी अपराध पर लागू नहीं होंगे। लेकिन हमने कुछ, मैकॉले ने जब ये आईपीसी बनाई तो उसने पाया कि बहुत से ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका अपवाद सभी को मिलना चाहिए, सभी अपराधों के संदर्भ में मिलना चाहिए। और इसलिए बजाय इसके कि हर अपराध के साथ ये पूरा चैप्टर जोड़ा जाता है, उन्होंने एक जनरल चैप्टर बना दिया, जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद चैप्टर 4। और एक ये महत्वपूर्ण चैप्टर बन गया आईपीसी का, जिसमें कोई भी पूरी होने के बाद भी हमारा केस, हमारा मैटर इन परिस्थितियों में आता है। एंड आई वांट टू बी एक्विटेड बिकॉज ऑन दीज रीजंस माय एक्ट वाज, मैंने कल आपको बताया था 2 ग्राउंड है, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाएबल। क्षम्य है, क्यों क्षम्य है? क्योंकि इस धारा के अंतर्गत आता है, या न्यायोचित है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत आता है, और इसका सबूत का भार आपके ऊपर हो। तो ये 2 बातें आपको बताना था कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर अलग क्यों बनाया गया, महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके संदर्भ में सबूत के भार के नियम में कहाँ पर परिवर्तन है। तो धारा 105 को भी आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये पार्ट जो मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये अपराध के सैद्धांतिक बातों को लेते हुए कर रहा हूँ। और ये आपका सवाल ऐसा कोई इस पर नहीं बनता, सिवाय प्रश्न वाइवा या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, तो उससे संदर्भ में ये आपको जानकारी देनी थी। नाउ वी हैव ए ट्रांसफॉर्म्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे यहाँ, कल मैंने आपको नहीं बताया था मेंसरिया की जब बात की, क्योंकि समय कम था, उस बात को पूरा कर दें। हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, आपको पहले याद है 13वीं शताब्दी में मेंसरिया का स्थान नहीं था, 17वीं शताब्दी में स्थान आया, आज तक चला। अब हम धीरे धीरे फिर मेंसरिया को एक्सक्लूड करने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम अपराध ऐसे हम लोग सृजित करते जा रहे हैं जिसमें मेंसरिया का स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व। आपके आगे, आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ कर लेंगे, आपके आगे प्रश्न उठेगा, भैया तुम लोग लॉ पढ़ते हो, बताओ ये सब पढ़े हो, लेकिन भैया अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है? अपराध क्यों हो रहे हैं इसके बाद भी? अरे 1860 का लॉ बना हुआ है, अभी भी अपराध हो रहे हैं, तब भी अपराध होते थे, तो अपराध कहाँ कम हो रहा है? तो ये पाया गया कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर रोड़ा बन रहा है। अपराधी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूट मिल जाती, लाभ मिल जाती, तो हमने बाहर ले गए आईपीसी के।
अब जैसे पर्यावरण का कानून आप पढ़ रहे हैं, वो कानून कायदे से न भी होता तो भी आपके आईपीसी में है वो दंडनीय, पर्यावरण का पोल्यूशन करना। इसी तरह से और मैरिज से रिलेटेड एक चैप्टर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। महिलाओं के विरुद्ध तमाम अपराध सब इसमें है, उसके बाद भी हम अलग ले जा रहे हैं उनको। रीजन वही है कि यहाँ पर जब आईपीसी में हम उसको देखेंगे तो जनरल एक्सेप्शन का लाभ उसको मिल जाएगा, और जब हम उसको बाहर ले जाके किसी अन्य कानून में अपराध घोषित करते हैं तो वहां के दैट बिकम्स ए स्पेशल लॉ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि दो तरह के लॉ आप जब भी देखेंगे, अगर कोई जनरल लॉ है तो जनरल लॉ के सिद्धांत के ऊपर अगर उसके विपरीत कुछ विशेष लॉ में दिया है, स्पेशल लॉ में दिया है, तो वो स्पेशल लॉ शैल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो इसलिए चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे टेररिस्ट एक्ट हो, चाहे पॉस्को हो, है ना, तमाम अपराध। अभी आप लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, तमाम पेपर जब आप पढ़ेंगे तमाम अपराध आप देखेंगे जिनको हमने अलग से सृजित किया, उनके लिए अलग से एक्ट बनाया, और पर्पस वही है टू टेक आउट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस from the benefit to be given to accused under general exception chapter unless it is provided there। ये भी देखेंगे आपकी कुछ कानूनों में लिखा है कि भाई ये सब प्रावधान इस पर लागू होंगे, तो वो प्रावधान लागू होते हैं जनरल लॉ, या वहां पर कोई विशेषता बात कह दी गई तो उसके अलावा ये लागू हो। जैसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट वहां आया, लेकिन उन्होंने कहा इसके बाद बाकी सारे प्रावधान आईपीसी के लागू होंगे। तो हो सकता है कि कुछ कानूनों में जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर का कुछ पोर्शन लागू भी हो जाए। तो चूंकि अब ये जूम में आपने कहा हम लोग सब लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे, मैंने जूम पर किया है तो 40 मिनट्स का ही इसमें टाइम मिलता है, 10 मिनट के सिग्नल आ गया है कि बचा है। तो कल आप लोग प्रश्न नहीं कर पाए थे, मैंने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। अब अगले टर्न पर हम लोग देखिए जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर को आप 4 भागों में बांट सकते हैं जो आपको पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण भाग है जो सबसे अंतिम भाग है, धारा 96 से 106, सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर पोर्शन वही है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रतिरक्षा का अधिकार, वो एक चैप्टर है। एक पार्ट दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत डिटेल्ड है, वो है कंसेंट। अब बताइए पीरियड खत्म हो रहा है तो ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर। कंसेंट यानी सहमति से अपराध के दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम सहमति दे सकते हैं कि मेरी हत्या कर दो, क्या हम सहमति दे सकते हैं कि मेरे ऊपर यह अपराध कर दो। अगर हमने सहमति दी तो क्या वो हत्या करने वाला या वो कार्य करने वाला दोषी नहीं होगा। उसके लिए भी एक व्यापक अध्याय आप कह सकते हैं पोर्शन है जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में, धारा 87 से लेकर के 92 तक। फिर एक और एस्पेक्ट इसमें डील किया गया है 84, 85, 86, जिसमें मानसिक विकृति के कारण या नशे की हालत में अगर कोई कार्य करता है तो वो अपराधी नहीं होता। तो वो धारा 84, 85, 86 आप पढ़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट ये है। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट 82, 83 है बच्चों के बारे में। तो 82, 83, 84, 85, 86 ये 5 धाराएं, बेसिक कंसेप्ट इन दोनों बातों में वही है कि वो व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो व्यक्ति जो पागल है, वो मानसिक क्षमता नहीं रखता ये समझने की कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, तो उस ग्राउंड पर उसको क्षम्य किया गया। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। आपका 84, 85, 86 पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, कंसेंट पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, और तीसरा आपका प्राइवेट डिफेंस पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। लगभग मैं तो जब भी मैंने पढ़ा है, कहीं भी देखा है, तो प्राइवेट डिफेंस को कोई छोड़ता नहीं है। ये 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनके अलावा आप देखेंगे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे कल हमने धारा 94 का जिक्र किया था, कंपल्सन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए समझना आपके लिए जरूरी है, भले वो अलग से सवाल डिटेल में ना पूछा जाए, लेकिन शॉर्ट नोट में आधे क्वेश्चन के लिए कंपल्सन के बारे में पूछा जा सकता है। 94। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग धारा है 95,
और वो धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य जीवन में हमारे से बहुत से त्रुटियां होती हैं, जिसको हम कहेंगे वो ऐसा अपराध है जो अपराध नहीं है, जिसको कोई अपराध नहीं मानेगा, जिसको आदमी मतलब निगलेक्ट कर देगा, और वो ट्रिफलिंग एक्ट वर्ड करके अंग्रेजी में है, ट्रिफलिंग एक्ट, छोटे मोटे जो हार्म आपको पहुंच जाते हैं, जिसको एक नॉर्मल पर्सन कंप्लेन नहीं करेगा। अब बड़ा अजीब सी बात है, एक रीजनेबल पर्सन, नॉर्मल पर्सन जिसको कंप्लेन नहीं, अब आपके मित्र ने आपको एक थप्पड़ रख दिया दोस्ती में, किसी ने आपको ऐसे ही पीछे से आकर के पकड़ लिया, अब कायदे से तो अगर हम देखें तो कोई ना कोई धारा में आईपीसी के वो अपराध बन सकता है। तो 95 वो एक महत्वपूर्ण बात को लेती है, छोटी सी धारा है। ये भी जानकारी के लिए आपके लिए जरूरी है कि अक्सर पूछा जाता है कि भाई कहीं पर कोई धारा और भी ऐसी है जहां पर अपराध होने के बाद हम उसको छोड़ रहे हैं, इसके अलावा जो जो आप बता रहे हैं। तो 95 और 80 81, 80 और 81 ये दो महत्वपूर्ण अलग अलग बात करते हैं। 80 एक नेसेसिटी को मैंने कल बताया था, एक आपको बताया था एक्सीडेंट, और फिर 76 और 79 मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये सब छोटे छोटे आपके एरियाज हैं जिनको आपको सबको फुटकर रूप में देखना हो। और आप कहेंगे 77 78 का नाम नहीं लिया, तो 77 78 प्रोटेक्शन की बात करती है उन कार्यों को जो सरकार के अधिकारी करते हैं या उन अधिकारियों के आदेश पर किए जाते। तो 77 जैसे कोर्ट को प्रोटेक्शन देती है, भाई कोर्ट में जैसा आपने निर्णय ले लिया, किसी को जेल भेज दिया, किसी को फांसी की सजा दे दी, किसी को कोई सजा दी, पुलिस वाले ने लाठीचार्ज कर दिया, ये सब चीजों को उसमें कवर किया गया है एक तरह से कि उन परिस्थितियों में आइदर वो बाउंड बाई लॉ था या जस्टिफाइड बाई लॉ था, गुड फेथ में उसने वो काम किया और उसके बाद भी ये क्षति आ गई तो उसको छूट मिलती। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये सब धाराओं में व्यापक तौर पर 4 विशेष एरिया है जनरल एक्सेप्शन का, जिसको आप देखेंगे 82 83 84 85 86, जिसका बेसिस एक है लेकिन 2 अलग अलग बातों को डील करता है। 3 अलग अलग आप कह सकते हैं, नशे की हालत की बात 85 86 करता है, मानसिक विकृति की बात 84 करता है, और बच्चों की मानसिक अवस्था की बात 82 83 करता है, और कंसेंट एंड देन प्राइवेट डिवोर्स। ना ये स्कीम है जो हम लोग को अध्ययन करना होगा। आप हमारे समझ से इतना बेसिक बात आप समझ गए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास जो समय बचा हो, अगर 4 मिनट, तो आप लोग कोई अगर करना चाहें, अदरवाइज देखिए समय क्लास में अगर नहीं मिलता तो यू कैन पुट क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, हमारे पर्सनल नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं उसको आपको जवाब दे सकूंगा, शॉर्ट में दे दूंगा। डिटेल अगर ऐसा लगेगा कि सबके महत्व का है तो हम लोग उसको एक साथ सामूहिक हम नेक्स्ट डे आपके क्लास में ले लेंगे। एंड बी ट्राई, देखिए अब 40 मिनट का हमको समय चूंकि मिल रहा है तो हम प्रयास आपसे करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि हम लोग नियमित रूप से 40 मिनट डेली पढ़ें, क्योंकि दूसरे सहयोगी हमारे जो रोशन लाल जी हैं अभी वो कोई स्पष्ट आपको समय नहीं दे रहे हैं, तो कुछ एरियाज अगर वो बता दें तो वो भी साथ साथ पैरेलल कुछ दिन पढ़ा सकते हैं, कुछ दिन हम पढ़ा दें। तो आज ये हमारा इस हफ्ते का तीसरा क्लास जो ऑफिशियल है वो ओवर हो गया। अब हम लोग जैसा आप कहेंगे, कल के लिए अगर आपके पास कोई समय हो जिस समय आपका क्लास नहीं लगता है तो वी कैन अगेन डिस्कस फॉर 40 मिनट्स, अदरवाइज मंडे को तो हम लोग मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं, कोई छोटा मोटा। सर इलस्ट्रेशन क्या होता है? हैं? इलस्ट्रेशन उदाहरण होता है भैया। ऐसा है कि जब कोई चीज को जब हम कोई लॉ को समझाते हैं, आईपीसी में कोई सेक्शन को समझाते हैं, तो समझाने के लिए उसके नीचे उदाहरण दिए हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो जिससे कि आप भी उसी परिस्थिति का अगर कोई मामला है तो उसी प्रकार से निर्णय लें। इलस्ट्रेशन में एक मजबूरी ये है कि अगर इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछ दिया गया तो जो उसमें निर्णय दिया वही निर्णय आपको देना है, परंतु एक मजबूरी है इलस्ट्रेशन की। मैं कभी भी कहता हूं कि कोई भी मुकदमे का निर्णय 4 लाइन के आधार पर नहीं हो सकता। मुकदमे के निर्णय के लिए उसके तथ्य को जानना होता है, मुकदमे के निर्णय के लिए साक्ष्य को जानना होता है, उनका मूल्यांकन करना होता है, मुकदमे के निर्णय के लिए विधि को जानना होता है कि उस साक्ष्य उस तथ्य के ऊपर कौन सी विधि लगेगी,
तब आप निर्णय देते हैं। जब आप उस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको एक 4 पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा। आप कोई भी जजमेंट उठा के छोटा सा मोटा पढ़िए। मैं सबसे कहूंगा कि कृपया करके आप लोग जजमेंट पढ़ना शुरू करिए। अभी तो आप खैर फर्स्ट ईयर के हैं, थोड़ा सा आपके लिए प्री मेच्योर होगा, कष्ट होगा, आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये 4 भाग आपको हर निर्णय के मिलेंगे। तथ्य बात, फैक्चुअल मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, या तथ्य की बात। फिर आपको मिलेगा कि व्हाट इज द एविडेंस ऑन दैट, साक्ष्य क्या है। अब उसमें साक्ष्य को लिखते हैं जैसे PW1 माने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, DW1 यानी डिफेंस का विटनेस 1, इस तरह से चलेगा। और जो साक्ष्य में अभिलेख आते हैं उनको हम एग्जिबिट कहते हैं, डॉक्यूमेंट जो आते हैं, ये सारे सब चीजें चलेंगी। और उसके बाद फिर विधि, उन परिस्थितियों में उन साक्ष्यों के आधार पर कौन सा लॉ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो जज साहब करते हैं, वकीलों की मदद, जिसमें वकील उनकी मदद करते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एनी जजमेंट इज ए गुड जजमेंट बिकॉज इट इज being argued properly by the advocates. They assist the court. You are not assisting your client. You are assisting the court in delivery of justice. Client को आप क्या दिलाना चाहते हैं? न्याय। जो उसको न्यायोचित है उसके लिए वो आप दिलाने के लिए वकील मदद करता है न्यायालय का, उसको न्याय मित्र हम इसलिए कहते हैं। हम इसको, ये बात को एग्री नहीं करते। मैं अक्सर एक आध बार, मैंने बात क्लास में मैं करता हूँ, अब समय आपके पास नहीं होगा, कि कोई हमारे पास आ गया, उसने कहा साहब मैंने मर्डर कर दिया, अपनी पत्नी को बताइए, वकील साहब बचाइए, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली आप कहते हैं भाई अब सब जगह यही कहना कि मैंने मर्डर नहीं किया। क्यों कहते हैं? इसका 2 कारण है। एक कारण आप लोग आरोप देंगे कि मेरा क्लाइंट है, मैं उसको बचाऊंगा ही, और मैं कहता हूं कि मैं उसको न्याय दिलाऊं। न्याय दिलाने में क्या फायदा हो सकता